जय हिंद बच्चों। आज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर 11 क्लास 12 का पार्ट 2 स्टडी करने जा रहे हैं और इसमें हम आज समतल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए मेरे पास एक प्रश्न है। रेलवे ट्रैक आप सभी ने देखा होगा, रेलवे ट्रैक पर बीच में पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? इसका जवाब आप सभी सोच के रखिएगा। समतल के बारे में हमें पढ़ना है आज त्रिविमीय ज्यामिति में। सबसे पहले हम ये देखेंगे समतल होता क्या है। तो समतल वो सतह होती है जिस पर कि अगर हम कोई दो बिंदु लेते हैं और अगर उन दो बिंदुओं को हम जोड़ें तो वो जो रेखा फॉर्म होती है वो पूरी तरह उसी सतह पर स्थित होना चाहिए। देखिए, इसको एक पिक्चर के थ्रू भी हम देखेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ दो पॉइंट हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स पूर्णतः इसी सतह पर या इसी समतल पर स्थित हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर ये दो पॉइंट्स हम लेते हैं दूसरे डायग्राम में, तो हमारे पास जो सतह है या प्लेन है, अगर हम बोर्ड की बात करें, जैसे हम बोर्ड पे जो हम पढ़ते हैं, तो ये वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो है ये भी आपके समतल का ही उदाहरण है। इसके अलावा समतल को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ एक शर्तें हैं। वो कंडीशंस अगर हमारे पास होती हैं तो हम समतल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, पहली कंडीशन में समतल का अभिलंब और मूल बिंदु से समतल की दूरी अगर ज्ञात है तो हम अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बिंदु से गुजरता है और दी गई दिशा के लंबवत होता है। तीसरी कंडीशन में यदि ये समतल तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है तो भी हम समतल का सदिश और कार्तीय दोनों ही समीकरण यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करने का। अभिलंब रूप में अगर आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना है तो ये देखिए, अब डायग्राम भी हमारे पास बना हुआ है जहाँ पे हमारे पास ये एक समतल बना है। यहाँ पे इस पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं और जिसका स्थिति सदिश हमने r से डिनोट किया है। इसके बाद इस पे अगर हम एक अभिलंब लेते हैं, ये देखिए आप, इस पे एक अभिलंब हमने लिया है ये, तो ये फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आपके पास वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल्स टू P। ये सदिश रूप है, अभिलंब रूप में समतल के समीकरण का सदिश रूप हमने पढ़ लिया। इसके बाद कार्तीय रूप अगर आपको निकालना है तो कार्तीय रूप में समीकरण हमारे पास समतल का होगा Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल्स टू D, जहाँ L, M, N जो है ये इसकी दिक् कोज्याएँ हैं समतल की। इसके अलावा समतल का सामान्य समीकरण जिसको कि हम पढ़ते हैं Ax प्लस By प्लस Cz प्लस D इक्वल्स टू 0, इसमें भी ये जो A, B, C हैं ये आपके दिक् अनुपात को शो करता है। अब इस पे बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i-3j प्लस 4k है। तो हमको यहाँ पे समतल का सदिश समीकरण निकालना है। अब देखिए, समतल का सदिश रूप का समीकरण होता है वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ n इक्वल्स टू d, जहाँ ये जो है आपका n जो है ये नॉर्मल वेक्टर रहता है जिससे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं और d जो है ये दूरी है मूल बिंदु से। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है कि वेक्टर n कौन सा है। तो जो अभिलंब का सदिश रहता है वही आपका वेक्टर n होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अभिलंब सदिश n वेक्टर हमको यहाँ ये दिया हुआ है 2i-3j प्लस 4k। इससे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये हो जाएगा आपके पास n कैप इक्वल्स टू वेक्टर n अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n, 2i-3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय इसका मॉड्यूलस। देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2i-3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √4 प्लस 9 प्लस 16, 29। √29 आपके पास यहाँ पे आ गया है, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई है। इसको हम समतल के सदिश समीकरण में रख देंगे। तो देखिए वेक्टर r की वैल्यू हम वेक्टर r ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि x, y, z अगर हम लिख देंगे तो ये कार्तीय समीकरण हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे वेक्टर r की फॉर्म में ही इसको लिखना है। इसके साथ में आपका जो समीकरण दिया है
वो दिया है ये यूनिट वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √29। और देखिए d की जगह पे मूल बिंदु से दी गई दूरी है जो कि यहाँ पे सवाल में ऑलरेडी दी हुई है 6/√29, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आपका समतल का सदिश समीकरण आ गया। तो देखिए अब अगला फॉर्मूला है हमारा एक दिए हुए सदिश के अनुलंब तथा बिंदु से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। सबसे पहले इसका सदिश समीकरण देखते हैं हम। वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल्स टू 0। इसके बाद अगर हमें इसका कार्तीय रूप देखना है तो कार्तीय रूप में इसका समीकरण हमारे पास होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। a b c जो है ये दिक अनुपात कहलाते हैं। अब इस पे बेस्ड इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाता है और 2 3 माइनस 1 दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे सदिश और कार्तीय दोनों ही समीकरण यहाँ पे निकलवाए गए हैं। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो बिंदु हमें दिया है तो माना बिंदु 5 2 माइनस 4 का स्थिति सदिश हम लिखेंगे। सबसे पहले कितना आएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k। इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर a। तो देखिए वेक्टर a हमारे पास 5i प्लस 2j माइनस 4k हो गया। अब हम समतल का अभिलंब सदिश देखेंगे। समतल का अभिलंब सदिश तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस k। अब क्योंकि ये हमारे पास समतल का अभिलंब सदिश है तो हम इसको वेक्टर n से डिनोट कर देंगे। तो हमारे पास ये वेक्टर्स आ गए हैं। अब हमारे पास समतल का सदिश समीकरण क्या होगा। समतल का सदिश समीकरण अभिलंब रूप में वेक्टर r माइनस a डॉट n। तो देखिए वेक्टर r एज इट इज रहेगा यहाँ पे माइनस वेक्टर a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 5i प्लस 2j माइनस 4k डॉट n की जगह हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस k। ये आपके पास समतल का सदिश समीकरण आ गया। अब हमें इसमें कार्तीय समीकरण निकालना है। तो हमने सीखा है कि अगर हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना होता है तो r की जगह हम xi प्लस yj प्लस zk लिख देते हैं। तो देखिए आप समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा ये देखिए वेक्टर r की जगह xi प्लस yj प्लस zk माइनस इंटू ये देखिए इसमें r की जगह हमने ये वैल्यू रख दी है और बाकी सारी वैल्यूज़ भी ऐसे ही इसमें रख दी हैं। तो देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कार्तीय रूप में लाना है इसका मतलब i j k को हमें रिमूव करना है। जो इक्वेशन होगी आपकी वो पूरी x y z में आएगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए i के गुणांक हमने इस तरह से लिख लिए x माइनस 5i प्लस y माइनस 2j प्लस z प्लस 4k और डॉट प्रोडक्ट आपका इसके साथ है। अब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 5 ये देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 वाई माइनस 2 माइनस 1 z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 और माइनस 4 माइनस 20 हो गया।
तो इसमें हमारा जो अभीष्ट समतल का समीकरण का कार्तीय रूप है वो हमें मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु 1, -2, 3 से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा पर लंब है और जिसके दिक् अनुपात 2, 1, -1 है। अब अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जिसके दिक् अनुपात a, b और c हो, क्या होता है ये देखिए, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, जहाँ x1, y1, z1 पॉइंट्स हैं जो हमें ये दिए हैं यहाँ पे बिंदु, और a, b, c दिक् अनुपात है। तो डायरेक्ट आपको बस ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए a, b, c दिक् अनुपात हमें दिए हैं इक्वल टू 0। ये देखिए आप दिक् अनुपात और पॉइंट्स रख दिए हैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे और 2x प्लस 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास समतल का अभीष्ट समीकरण आ गया। अब देखिए 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए आप इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। हमारे पास जो इसका सदिश फॉर्मूला है वो है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a इक्वल्स टू 0। ये 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण सदिश रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम इसका कार्तीय रूप देखेंगे। तो कार्तीय रूप में आप देखिए x माइनस x1, सारणिक की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये 3 बिंदु x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 से गुजरने वाले समतल का समीकरण हमारे पास आ गया है इसमें। अब देखिए यहाँ इसको हम 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्यों कहते हैं। देखिए अगर ये 3 बिंदु संरेख होंगे तो आप देखिए इसको डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये तीनों बिंदु एक ही दिशा में हैं, एक ही लाइन पर हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं, तब उससे गुजरने वाले कई समतल होते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि देखिए कितने समतल इससे बनाए जा सकते हैं। इसीलिए हम इनको 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण कहते हैं। अब आप देखिए समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। वो सिंपल आपका ये जो डायग्राम बनाया देखिए आप, इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कुछ पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सपोज x एक्सिस पे a पॉइंट लिया है हमने, y के लिए b और z के लिए c। तब हमारे पास अंतःखंड का समीकरण हो जाता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। ये a और b और c जो है हमारे पास ये यहाँ पे अंतःखंड हैं। 2 दिए गए समतलों के प्रतिच्छेद से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण, मतलब अगर 2 समतल परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसको डायग्राम के थ्रू भी आप देखिए किस तरह से 2 समतल एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका सदिश और कार्तीय दोनों ही रूप का समीकरण ये देखिए आप शो हो रहा है यहाँ पे। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा, तलों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर 2 समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो हम उसका समीकरण किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, दिए गए समतल 2 समतल है हमारे पास, एक है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास 2 समतलों के समीकरण हैं। अब
देखिए समतल 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण किस तरह से लिखते हैं हम। सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे हम, -1 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। उसके बाद अब हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी रहेगी। लैम्डा की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, अब देखिए ये हमने इस तरह से लिख लिया है। अब हमें यहाँ पे दिया है कि प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समीकरण आपको दिया है ये इस प्रतिच्छेदी रेखा का जो हमने समीकरण बनाया है इससे लंबवत है। तो ये देखिए आप यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया समतल का समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, जो कि किस पर लंब है, इस पर। तो इसको मैं समीकरण 3 नाम दे देती हूँ, यहीं लिख देते हैं समीकरण 3 पर लंब है। अब देखिए जब दो रेखाएं या जो ये आपके समतल लंब हैं अगर आपस में, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है उसकी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया है यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 लैम्डा इक्वल्स टू -1 यानी लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई -1/3। ये देखिए ये जो लैम्डा का मान आया है, अब हम इसको समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास समीकरण है, इसमें हम जो लैम्डा की वैल्यू हमारी -1/3 आई थी, ये वैल्यू हम इसमें अब पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा की जगह -1/3। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू माइनस इसके बाद अब आप इसे सॉल्व करिए, तो आ जाएगा 3x प्लस 3y अब देखिए इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अभिष्ट समीकरण है समतल का वो आ जाएगा x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों, दो समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 5 और 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल्स टू 7 के बीच सदिश विधि से कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ n1 इंटू n2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n1 इंटू n2। ठीक है, तो ये आप देखिए आपको ये दिखाया भी गया है यहाँ पे फॉर्मूला। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। n1 और n2 वेक्टर्स निकाल लेते हैं हम। ये जो हमें समतल दिए हैं ये हो जाएगा आपका वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे इसको 2i प्लस j माइनस 2k और n2 जो वेक्टर है वो हो जाएगा 3i माइनस 6j माइनस 2k। अब कोण निकालने का फॉर्मूला होता है ये इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकलेगा और नीचे इनका परिमाण। ये देखिए इस तरह से हमने लिख लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4/21। तो ये cos थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 4/21। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। ये आपका आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है रेखा x प्लस 1/2 इक्वल्स टू y/3 z माइनस 3/6 और समतल का समीकरण यहाँ दिया है हमें। इनके बीच हमें कोण ज्ञात करना है। तो देखिए अभी तक हमने जो सवाल पढ़ा था अभी इससे पहले किया था उसमें हमने दो समतलों के बीच कोण निकाला था। अब यहाँ पे हम एक रेखा और समतल के बीच कोण निकालना है हमें। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो
साइन cos 90 माइनस थीटा से हम उसको डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोण का फॉर्मूला हो गया साइन फाई इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ बी मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एन। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो रेखाएं दी हुई हैं, रेखा और समतल दिया है, इसके हम सदिश समीकरण लिखेंगे। यहाँ ये देखिए वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आई माइनस आई प्लस 3k। ये देखिए जो पॉइंट दिए हैं यहाँ से हमने लिखा है, यहाँ से ये आई आएगा आपके पास, -1 आ जाएगा यहाँ पे माइनस आई, और j का वेक्टर हमारे पास 0 है, यहाँ से हमारे पास 3k आ गया, प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसके बाद समतल का समीकरण आप लिखेंगे। तो समतल का समीकरण होता है वेक्टर r इंटू वेक्टर n इज इक्वल्स टू p। यह आ जाएगा वेक्टर r tan i प्लस 2j माइनस 11k इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए आप इसमें वेक्टर b आपके पास क्या है, वेक्टर b ये है, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर n जो है आपके पास वो कौन सा वेक्टर है, ये वाला, तो ये आ जाएगा 10। ये दोनों वेक्टर आ गए, ये दोनों वेक्टर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, नीचे इनका मॉड्यूलस, ये देखिए इस तरह से हमने इसका ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लिया है, नीचे इनका मॉड्यूलस आ गया है। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा साइन फाई इक्वल्स टू 8/21, या फिर आप इसको यहाँ लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/21। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन अगला हमारे पास है, यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² होगा। अब इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले एक साथ लगेंगे। देखिए जब हम अंतःखंड की बात करते हैं तो अंतःखंड रूप हमें पता है समीकरण का, समतल का अंतःखंड क्या होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल्स टू 1। इसे मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इस समतल की मूल बिंदु से दूरी p इकाई है। तो देखिए मूल बिंदु से समतल की दूरी निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास, ये देखिए आप ये दिखाया भी गया है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई हमने ले ली p यहाँ पे। यहाँ ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास कंप्लीटली ऐसे कैसे आ जाएगी, x प्लस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/a² 1/b² प्लस 1/c²। अब ये लंबाई क्योंकि p दी हुई है इसलिए हमने इसको p के इक्वल में लिया है। अब क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप x y z की जगह हमारे पास 0 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0/c -1 इस तरह से हमारे पास आ गया ये। अब हम इसको क्या लिख लेंगे, ये 0 हो गई तीनों टर्म्स हमारे पास, तो p इक्वल्स टू आपके पास आ गया -1। अब क्योंकि ये मॉडुलस में है तो ये लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हम इसलिए इसको हमेशा मॉडुलस में लेते हैं। ये -1 आपका +1 हो जाएगा और हमें वैल्यू चाहिए 1/p² की, तो हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² 1/b² प्लस 1/c²। ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ये देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से समतल का समीकरण सदिश रूप में और कार्तीय रूप में ज्ञात किया जाता है। दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला भी हमने यहाँ देखा, एक समतल और रेखा के बीच, और किसी समतलों को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये सभी तरह के सवाल हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। और तो बच्चों, शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। आई होप आप लोगों ने उसका आंसर ढूंढ लिया होगा। चलिए अब मैं उसका आंसर आपको बता देती हूँ।
देखिए, जब ट्रेन चलती है तो उससे ज़मीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है। इसके अलावा तेज़ धूप से उसकी जो पटरियां हैं वो भी फैलती हैं और सर्दियों में जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन या वो सिकुड़ती हैं जो पटरियां हैं वो। तो इससे ट्रेन का जो पूरा भार है, ये जो पूरा वेट है, वो लकड़ी या सीमेंट की सिल्लियों पर आ जाता है। पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर चला जाता है, जिसके कारण कंपन, पटरियों का सिकुड़ना और ट्रेन का भार सभी संतुलित हो जाते हैं। इसीलिए ये जो पत्थर हैं ये रेलवे ट्रैक के बीच में बिछाए जाते हैं। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।